स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा, प्रेसिडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए थे, ओके, और एमसीक्यूज वो हमने डिस्कस किए थे और हमने साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम समझते गए। हमने कुछ आर्टिकल भी डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग, ओके। तो अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रेसिडेंट से कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, ओके। तो शुरू करते हैं। देखो, ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कुछ अनुच्छेद हैं जो कि इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है मेनली ये भाग 5 संविधान के भाग 5 में अगर आप आर्टिकल आप 52 से 78 के बीच में देखोगे तो ये किससे रिलेटेड है? ये कार्यपालिका से रिलेटेड है। कार्यपालिका, कौन सी कार्यपालिका? तो ये संघ की कार्यपालिका की बात करती है, संघ की, ओके। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? संघ की कार्यपालिका में आते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रपति, देन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति, ओके, देन थर्ड प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, ओके, एंड फोर्थ आते हैं मंत्रिमंडल। आप इसे बोल सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल आता है। देन फिफ्थ आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, जिसे आप महान्यायवादी भी बोल सकते हो, ओके, महान्यायवादी। तो ये संघ की कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। संघ की कार्यपालिका में ये 5 आते हैं और ये भाग 5 में आता है संविधान की भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 के बीच में, ओके। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की अगर आप प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनका आर्टिकल रहेगा 52। देन वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनका आर्टिकल रहेगा 63। देन प्राइम मिनिस्टर 74, उसके बाद काउंसिल मिनिस्टर, देन अटॉर्नी जनरल आते हैं, ओके। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का राष्ट्रपति से, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जैसे आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ओके। देन राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियाँ 53, 54 उसका चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, कार्यकाल कितना रहेगा। फिर जैसे 60 शपथ या प्रतिज्ञा राष्ट्रपति की, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ओके। 62 राष्ट्रपति के पद पर रिक्त स्थान को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और उसके कार्यों का निर्वहन करना। देन आगे जैसे 74 है, ये इंपॉर्टेंट है, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इसके ही बारे में पीएम के बारे में बात करते हैं। 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। और जो 111 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विधेयकों की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। कौन सा आर्टिकल है? 111। देन 112 ये बजट के बारे में बात करता है, केंद्रीय बजट, ओके। तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। एंड 143 जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे परामर्श करने की शक्ति, ओके, राष्ट्रपति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ क्या पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है राष्ट्रपति से रिलेटेड। इससे बाहर कोई भी आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं आएगा, ओके। ये मेन आर्टिकल्स है राष्ट्रपति के। तो अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? तो एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है। देखो, कार्यपालिका हमने अभी देखा किस किस से मिलकर बनती है। कार्यपालिका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। और इनका जो हेड है वो हेड कौन है? इनका जो हेड रहेगा वो है प्रेसिडेंट, ओके। एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट, तो आंसर आएगा फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो,
जो भारत के राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, इनके अधीनस्थ देखो भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही यूज करता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद हो गई, तो उनके द्वारा वो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो किससे चुने जाते हैं? राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो कौन सा इसमें सबसे सही आंसर होगा बताइए आप। तो देखो डी रहेगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई और जो राज्यों की विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा। उनके निर्वाचित सदस्य, इसमें जो नामांकित सदस्य होते हैं उनको नाम निर्देश जिनका किया जाता है, जो नामांकित सदस्य होते हैं उनको नहीं लिया जाता, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सेकेंड, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखो प्रत्येक एमएलए का जो वोट का मूल्य रहेगा वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे जो एमएलए का जो वो रहता है वो राज्य की जनसंख्या रहती है। राज्य की जनसंख्या से हम डिवाइड करते हैं उसको, राज्य की जनसंख्या को डिवाइड करते हैं एमएलए की कुल संख्या से। ठीक है, एमएलए की कुल संख्या से, सॉरी, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, तो विधानसभा के कुल सदस्य निर्वाचित उससे, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग रहेगी ये संख्या। ओके, तो हर एक एमएलए का वोट अलग अलग राज्य में अलग होगा बिल्कुल। लेकिन लोकसभा सदस्यों वोट तो देखो टोटल सांसद के मत का मूल्य बोला जाता है। तो सांसद तो राज्यसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी। तो ऐसा कोई है नहीं कि वोट के मूल्य से अधिक होता है, टोटल गिना जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल एक ही सही। ओके, अब देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में ये और संसद सदस्य के मत का मूल्य, ठीक है, तो ये विधायक के मत का मूल्य है और एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, क्या ये सही है? तो देखो बिल्कुल सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, यानी जो विधायक के मत का मूल्य होता है राज्य की जनसंख्या को, राज्य की जो भी जनसंख्या रही है उसको विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य है उनकी संख्या के 1/1000 से डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उसके विधायक के मत का मूल्य होता है। इसके विधायक के मत का मूल्य, मत का मूल्य। देन सांसद का सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, जितने भी राज्य की विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, जिनमें जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनके सदस्यों के जो मत है उनका कुल मूल्य का योग अपॉन संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, इससे एक सांसद के मत का मूल्य निकलता है। सांसद के मत का मूल्य। ओके, तो आंसर क्या रहेगा फिफ्थ का? 1 और 2 दोनों ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। देखो हमने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो आर्टिकल राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमने देखा कि निर्वाचित सदस्य ही उसका निर्वाचन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते। ओके, तो वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो और वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। पात्र कब नहीं होगा? वो पात्र जब नहीं होगा जब वह राज्य विधानमंडल में कौन से सदन का सदस्य हो? उच्च सदन का। उच्च सदन मतलब जब वो विधान परिषद का सदस्य हो। और आपको पता होगा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, ना कि विधान परिषद के। तो जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो पात्र नहीं होता मतदान करने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद पुनः निर्वाचन की योग्यता को
निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या बोलता है? पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, यानी राष्ट्रपति का जो पुनर्चुनाव होता है उसकी अर्हता। तो देखो भारत में कितनी भी बार बन सकता है राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। अमेरिका जैसा नहीं है, यूएसए में क्या होता है, एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति, ओके, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो एलिजिबल है, अगर वो राष्ट्रपति बनने के लिए आवाज। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति की। ओके, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल दिया गया है 56 में दिया गया है। 56 का भी 1 पार्ट ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखो हमने देखा था कि कौन सा आर्टिकल रहेगा, तो इसका रहेगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है, इस तरह से महाभियोग चलाया जाएगा राष्ट्रपति पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखो कौन सा उसके निर्वाचन में तो भाग ले सकता है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाना, उसको महाभियोग से डिटर्मिनेट किया जाता है संविधान में। ओके, तो कौन सा है? देखो इसका है राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं तो देखो कौन कौन लोकसभा पार्ट करती है, लोकसभा भाग लेती है, प्लस राज्यसभा भाग लेती है, ओके, प्लस राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती है। ये इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ कौन से सदस्य? निर्वाचित। लेकिन जब बात आती है महाभियोग की जब बात आती है तो उसमें कौन भाग लेते हैं? महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अब दूसरी बात, जब इनके महाभियोग की बात आती है, देखो जब हमने देखा जब निर्वाचन हो रहा है तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे हैं, लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो महाभियोग में वो लोग भी भाग लेते हैं जिन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया है, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट नहीं लिया है। यानी इसमें दोनों हाउसेस के नामांकित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, नामांकित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ये सदन में जारी किया जाता है? देखो सबसे पहले तो महाभियोग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो किसी भी संसद में चालू की जा सकती है। इससे कोई मैटर नहीं है कि राज्यसभा है लोकसभा है। तो इसके लिए 1/4 मेंबर किसी एक हाउस का किसी एक सभा के 1/4 मेंबर ये अध्यक्ष को सौंपेंगे। क्या सौंपेंगे? ज्ञापन सौंपेंगे प्रारंभ में। ठीक है, आरोप, महाभियोग का आरोप सौंपेंगे। ठीक है, 1/4 हस्ताक्षर सदस्य, ठीक है, जिस सदन में आरोप लगाए। फिर उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस मिलेगा। राष्ट्रपति को 14 डेज का पूर्व नोटिस दिया जाएगा, डेज का नोटिस, पूर्व नोटिस। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी और इस प्रक्रिया को पास होने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव दिया है, उसको पास होने के लिए 2/3 बहुमत से इसको पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। जैसे कि अगर ये राज्यसभा में पास हो गया है, ठीक है, राज्यसभा में पास हो गया है, तो इसे लोकसभा से भी पास होना चाहिए। लेकिन लोकसभा इससे पहले इसके आरोपों की जांच करेगा, आरोपों की जांच की जाएगी एक हाउस के द्वारा। ठीक है, जांच करने के बाद जब ये 2/3 बहुमत से लोकसभा में भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो ये महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, सेकंड, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? वो अपने कार्यकाल के टाइम कोई भी मुकदमा उस पर नहीं चलाया जा सकता। तो देखो कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखो संविधान के ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो पहला तो ये हो जाता है कारण भी गलत है। फिर
हम देखते हैं कि अपने कार्य के दौरान भारत के राष्ट्रपति पे किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखो, अब इससे 2 से 3 चीजें हैं जो कि ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे। देखो, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361 वी। इसमें इसकी पूरी प्रोसेस को ध्यान से दिया गया है। देखो, इसमें ये तो बोला जाए कि व्यक्तिगत हैसियत से किया गया जो व्यक्तिगत कृत्य है, वो कोई भी कार्य, इसमें अगर वो आपराधिक प्रकृति का है, अगर वो आपराधिक प्रकृति का है, तो उसके विरुद्ध तो कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर वो ही अपराध सिविल प्रक्रिया का है, कौन सा सिविल मुकदमा है, कोई भी सिविल मुकदमा है, तो उस पे मुकदमा चलाया जा सकता है उसको 2 महीने पहले नोटिस देकर। 2 मंथ प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा और आप उन पे मुकदमा चलाया जा सकते हैं। सिर्फ सिविल मुकदमा, जब वो राष्ट्रपति है, आपराधिक प्रकृति का कोई भी मुकदमा आप दायर नहीं कर सकते, वो भी 2 महीने पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। ओके, तो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही गलत। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? कौन से संशोधन के द्वारा ये दिया गया? तो देखो, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ये दिया गया। जो 42वां संशोधन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976, उसमें ये अधिकार छीन लिया था। इसमें बोला गया था कि जो भी बिल जाएगा मंत्रिपरिषद से, जो भी विधेयक जाएगा, उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। स्वीकृति को अनिवार्य बोल कर दिया गया था। लेकिन 1978 में एक बार मना कर सकता है, लेकिन फिर से अगर साधारण बहुमत के द्वारा उसे पास करके भेजा जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा पास करके भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति फिर बाध्य है उस बिल को पास करने के लिए। ओके, तो सिर्फ एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो कौन भंग कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर? देखिए आप, देखो, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब देखो, हमने देखा जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ओके, 53, और उससे पहले एक और आर्टिकल आता है 74, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? जो राष्ट्रपति है वो एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगा, किसकी सलाह पर? जो भी मंत्री है उनको नियुक्त करेगा, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो जो भी काम राष्ट्रपति करता है वो जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, तो अगर मंत्रिपरिषद बोले कि लोकसभा को भंग करना है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? कौन सी है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक और राष्ट्रपति की सहमति, किसके द्वारा? तो देखो, 14A राष्ट्रपति का आशय, ये देखो, इसमें वो आपसे भाषा में खेलेगा कि संविधान में क्या बोला गया है। संविधान में राष्ट्रपति का निर्देश बोला गया है कि राष्ट्रपति का आशय बोला गया है या विवेक? तो संविधान में जो वर्ड लिखा गया है राष्ट्रपति के आशय से संयुक्त बैठक करने की सूचना के संबंध में उचित है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति तो बुलाता है संयुक्त बैठक, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर आप स्पीकर बोल सकते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या है? 15 का क्वेश्चन देखो, वीटो शक्ति का प्रयोग क्या है? हिंदू कोड बिल हो गया, पेप्सो विनियोग विधेयक हो गया, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक हो गया, और दहेज प्रतिषेध विधेयक हो गया। तो किस विधेयक पर उन्होंने अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति, तो बताइए आप। तो देखो, यह आंसर आएगा, कौन सा आंसर है? पेप्सो विनियोग विधेयक। जो पेप्सो विनियोग विधेयक था, ये पेप्सो विनियोग विधेयक कब आया था? ये आया था 1954 में। ये विधेयक
और इस पर कौन सी शक्ति का उपयोग किया था? आत्यांतिक शक्ति यानी एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसको पूरी तरह से रोक दिया था इन्होंने, इसको एब्सोल्यूट वीटो पावर भी आप बोल सकते हो। और इसका यूज किसने किया था? इसका यूज तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज किया था, हमारे प्रथम राष्ट्रपति। ओके, राजेंद्र प्रसाद ने इसका यूज किया था। उसके बाद देखो, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में यूज तो किया था वीटो शक्ति का। ये यूज फिर किसने किया? 1986 में एक बिल आया था, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसका यूज किया था ज्ञानी जेल सिंह जी ने, ज्ञानी जेल सिंह जी ने, तत्कालीन राष्ट्रपति। उन्होंने यहाँ पे जो यूज किया था वो की थी पॉकेट वीटो यूज किया था उन्होंने यहाँ पे, पॉकेट वीटो। यानी इन्होंने पॉकेट में रख लिया था, ऐसा बोल सकते हो आप। यानी अनिश्चित काल के लिए यहाँ भी ऐसे ही होता है कि कोई जवाब ना देना उस पर, ना तो हाँ ना तो ना उस बिल पर। ठीक है, ये अनिश्चित काल के लिए होता है पॉकेट वीटो। ओके, ज्ञानी जेल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए राष्ट्रपति संसद का भाग है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। देखिए आप, तो देखो क्या बोला है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल, हमने देखा संसद के तीन भाग, संसद किन किन से मिलकर बनती है? संसद जो मिलकर बनती है वो राष्ट्रपति, देन लोकसभा एंड राज्यसभा, इनसे मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। ओके, इन तीन लोगों से मिलकर। अब राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि कोई भी विधेयक पहले राष्ट्रपति को लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, यहाँ से पास हो गए, फिर राष्ट्रपति के पास होकर जाना चाहिए ना, क्योंकि वो भी उसका भाग है। तो उसी के उसके बाद कोई भी विधेयक कानून बनता है। तो दोनों सही और सही स्पष्टीकरण भी हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो हमने देखो अभी देखा था जेवी निषेधाधिकार किसने यूज किया था, ये बताइए आप। ये किया था ज्ञानी जेल सिंह जी ने। किसने? ज्ञानी जेल सिंह जी ने। देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये कौन से आर्टिकल में लिया गया है? कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है? तो ये आर्टिकल 79। ठीक है, जब आर्टिकल 79 आप पढ़ेंगे संसद के दोनों सदनों द्वारा, ये तो हमने बोला था विधेयक पारित करने की, आर्टिकल 111। ये देख लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? देखो राष्ट्रपति को अलग अलग शक्तियां प्रोवाइड की गई है। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, देन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। उनमें से कौन सी शक्ति उनकी विधायी शक्ति का पार्ट है? ओके, बताइए। देखो संसद का सत्र आहूत करना संसद का सत्र नहीं है। देखो अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कौन सी विधायी शक्ति नहीं है। तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, संसद की बैठक को स्थगित करना एंड अध्यादेश जारी करना। देखो संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और अध्यादेश को जारी करता है, ये काम तो करता है। लेकिन संसद की जो बैठक स्थगित करने का जो काम है वो स्पीकर का है। जैसे लोकसभा के मामले में ये स्पीकर करता है, ठीक है, और जो राज्यसभा है उसके मामले में ये सभापति करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सभापति। राष्ट्रपति स्थगित नहीं करता, राष्ट्रपति या तो आहूत करेगा, बुलाएगा, सत्रावसान करेगा, या फिर समाप्त हो जाएंगी। वो जो सेशन रहेगा पूरे सत्र को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ये उसकी विधायी शक्तियों में से नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? स्वविवेकी शक्ति मतलब ऐसी शक्ति जो कि राष्ट्रपति अपनी विवेक से यूज करता है, उसके लिए उसे मंत्रिमंडल पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी ऐसी शक्ति है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस लेना, विधेयक को रोककर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश देना और न्यायाधीशों की नियुक्ति। वैसे कौन सी शक्ति है जो कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो
सर्वविवेकी शक्ति की विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। अगर कोई भी विधेयक है उस पर उसे आपत्ति है या उसे लगता है कि विधायिका ने जल्दी में जल्दबाजी कर दी है उस विधेयक को पास करने में, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ओके, फिर आता है आपका विधेयक को रोक कर रखना, ये उसकी वीटो पावर है। तो वीटो जो है उसकी विवेकीय शक्ति है। ओके, एंड देन फिर आता है संसद को संदेश भेजना। तो किसी प्रकार का संदेश वो संसद को भेज सकता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति तो बिल्कुल वो जो मंत्रिमंडल है, जो भी इसके रिगार्डिंग जो समिति बनती है उसकी सिफारिश पर वो करता है। ठीक है, फिर संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी, ये भी मंत्रिमंडल के द्वारा। क्षमा प्राप्त प्रदान करना मंत्रिमंडल, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ये तो पीएम के निर्देश पे करता है वो। तो 2, 3 और 6, तो इसका सही आंसर होगा सी। तो ये 3 उसकी सर्वविवेकीय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की सर्वविवेकीय शक्ति है? देखो अब इसमें और बढ़ा दी गई है कौन कौन सी शक्तियां है, आप देखिए। फिर देखते हैं, देखो किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये हमने देखा बिल्कुल अभी। फिर आता है किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये उसकी वीटो पावर है। ठीक है, फिर आता है किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, बिल्कुल। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार करने हेतु कहना, ये भी वीटो। तो इसका सही आंसर होगा 3, 3, 6, 7 एंड 8, ये राष्ट्रपति की सर्वविवेकीय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और देखो इस अध्यादेश की जो अवधि रहती है वो 6 मंथ की रहती है, 6 मंथ की, जब से जारी किया गया है। और जब पार्लियामेंट, जब संसद का सेशन स्टार्ट होता है, संसद का जो सत्र स्टार्ट होता है, उसकी पहली बैठक से, उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी, पहली बैठक से इसकी जो अवधि होती है वो 6 वीक्स होती है, 6 सप्ताह तक। और अगर 6 सप्ताह में इसका अनुमोदन नहीं किया गया, इसको पास नहीं किया गया, इसको बिल को, या फिर ऐसे निरस्त नहीं किया गया, तो ये अपने आप निरस्त हो जाएगा, यानी अपने आप निरस्त हो जाएगा। 6 महीने की इसकी अवधि रहती है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, बताइए आवाज। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। अब किसके वित्त आयोग के अध्यक्ष की, क्योंकि वित्त आयोग आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 280 हमने ये पढ़ा था, राइट। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, नीति आयोग का उपाध्यक्ष ये तो पीएम चुनता है। देन संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, वहां के मंत्रिमंडल जो भी चुन के आते हैं, यूटीज जो रहते हैं, ठीक है, यूटीज जो रहते हैं तो खुद चुनते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 22 का जो सही आंसर होगा ये यूटीज के मुख्यमंत्री, तो इनकी जो सही आंसर होगा 2 और 3। ओके, सॉरी, फर्स्ट एंड 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा प्रदान करने की शक्ति में देखो, क्षमा करता है, क्षमा कर देना, परिहार कर देना, किसी उसकी अवधि को प्रविलंबन कर देना, रोक देना, लघुकरण कर देना, जैसे कोई कठोर कारावास है उसको उम्र कैद में बदल देना, विराम लगा देना, तो ये सब उसकी क्षमादान की शक्तियों में आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आर्टिकल क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखो ये सब तो सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित नहीं है? 6 और 7। तो 3। अब क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दी गई है राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको और किनको संसद के पटल पर रखना है? किनको रखना है? तो देखो, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। देखो अब ये जो संघ वित्त आयोग है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रति इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति, और इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब लोक लेखा समिति ये क्या है? एक संसदीय समिति है, संसदीय समिति है, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है लोक लेखा समिति, ठीक है। तो इसके प्रतिवेदन को राष्ट्रपति नहीं रख पाता,
इसके प्रतिवेदन को रखवाता है स्पीकर संसद के पटल पर। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1/3 एंड 4, 24 का 1/3 एंड 4 सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित, तो बिल्कुल राष्ट्रपति को है। किसी भी क्षेत्र को वो अनुसूचित घोषित कर सकता है। ओके, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा, बताइए आप। अब देखो इसमें लिखा गया स्वयं राष्ट्रपति तैयार करता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो बिल्कुल राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके, जो अभिभाषण राष्ट्रपति देता है संसद में। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जिस टाइम पे निर्वाचन के विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये कौन से राष्ट्रपति थे, बताइए आप। 27 का होगा बीवी गिरी। देखो ये जो इंसिडेंट है ये 1969 का है। 1969 में बीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी, ये उस टाइम का इंसिडेंट है। ओके, तो बीवी गिरी एक ऐसे वो थे राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये न्यायालय में उपस्थित हुए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। देखो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। तो कभी कभी बोला भी जाता है लुटियंस दिल्ली। ओके, लुटियंस दिल्ली, जो आप दिल्ली का पुराना आर्किटेक्चर देखते हो वो लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया, एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। हम देख चुके हैं राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति, सॉरी यहाँ से उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति में राज्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित, बताइए आप। तो कौन कौन से सदस्य? देखो हमने राष्ट्रपति में देखा था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आती है, उपराष्ट्रपति में आर्टिकल 66(1) में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अब इसमें मैटर नहीं कर सकता, मैटर ये नहीं करता कि नामांकित है या फिर निर्वाचित है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, नामांकित प्लस निर्वाचित दोनों ही सदस्य इसमें मतदान करते हैं। ठीक है, 22%। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है? देखो आप इस बार वो लिस्ट देख लीजिएगा कि भारत के कौन कौन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये कभी कभी आयोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कौन कौन ने संभाला है, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी रह चुके हैं। ठीक है, और फोर्थ है शंकर दयाल शर्मा। तो बी इस किसने पदभार संभाला है? फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ये नहीं है। तो देखो ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे वो 1979 से 84 में रहे थे। देन आपके जो शंकर दयाल शर्मा है वो 1987 से 92 के बीच में रहे थे। और फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी ये जो थे ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। तो बताइए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है। कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जो निर्वाचित होने का पात्र होगा किसका? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र होगा जब भी वो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि वो वहां का सभापति होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति, हम देखो सही नहीं पूछा है इसने। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य एक पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
उपराष्ट्रपति के पद का काल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसके एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ओके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो कौन से सही नहीं, तो देखो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य से निर्वाचित होने की योग्यता। जनता का सदन कौन सा होता है? जनता का सदन तो लोकसभा होता है। और अभी हमने क्या पढ़ा, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता हो उसके पास। ठीक है, तो राज्यसभा, तो पहला तो हो गया गलत। ठीक है, तो ये सही है। और उसको एक औपचारिक महाभियोग और फोर, देखो इसका सही आंसर होगा 1 and 4। अब देखो महाभियोग की जो बात की गई है, महाभियोग की बात, जो महाभियोग और ये शब्द है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है और किसी के लिए ये शब्द यूज नहीं किया गया है। इसको एक सामान्य प्रोसेस है, उसके द्वारा सामान्य बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु उपराष्ट्रपति इनकी एक सामान्य प्रोसेस है, कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं। ठीक है, राज्यसभा। और उसके बाद जो बिल जाता है वो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में इसे पास करना रहता है। और जब ये पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने उस दिन से अपने जो पद है उनको छोड़ना पड़ता है। ओके, एक संकल्प बनाती है राज्यसभा, औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, जैसे एक संकल्प लेके आती है उसे पूर्ण बहुमत द्वारा। अगर तो पूर्ण बहुमत है यानी संसद जो भी राज्यसभा सदस्य है उनका पूर्ण बहुमत यानी 51% जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 51% पूर्ण बहुमत द्वारा कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, अब नहीं देखना है अपने को, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखो ये तो हमें पता है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो थे नहीं, ये तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर, पंडित राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ओके, तो कौन सा सही नहीं है? डी, 33 का डी, ये सही नहीं है। जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति बने थे भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे। आप सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो 1962 टू 1967। ओके, ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे, भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे। बाकी संविधान सदन दो बिल्कुल विशेष बहुमत 2/3, अगर विशेष बहुमत की बात करें उपस्थित 2/3 लोगों के द्वारा संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों से द्वारा की जाती है। बिल्कुल विशेष दो बनती है, इसके लिए पैनल बनता है। तो वो पैनल में कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए जब संविधान संबंधी मामलों की जांच चल रही है। और प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, अभिव्यक्ति स्वातंत्र में शामिल है। बिल्कुल हमने आर्टिकल 90 देखा था। ओके, मूलाधिकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए क्वेश्चनों को देखेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो भी वीडियो है वो आपको अपडेट आती रहें। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।